हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। हमारा टॉपिक था प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। इसको लंबा इसलिए खींच रहे हैं हम, इस टॉपिक से हमें कई जो समझने वाली बातें हैं वो समझ में आएंगी, जिसमें हम पर्वत निर्माण के सिद्धांत जब पढ़ेंगे तब ये बातें अपने को आएंगी सामने, तो हम समझ जाएंगे। बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं सिद्धांत से। हम जब देखते हैं भूकंप पढ़ते हैं, ज्वालामुखी पढ़ते हैं, तो यहीं से हमें उनके बारे में समझ में आ जाएगा कि भूकंप ज्वालामुखी आते कहाँ पर हैं, किन किनारों पे आते हैं, क्यों आते हैं, पर्वतों का निर्माण कैसे होता है, वो यहाँ पे समझ में आ जाएगा। भारत के भूगोल वाले चैप्टर में जो भौतिक जब भूआकृतियाँ पढ़ते हैं तो उसमें हिमालय की उत्पत्ति पूछते हैं, वो उत्पत्ति भी इस कॉन्सेप्ट से हमें क्लियर हो जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत पे आधारित हैं, इसलिए हम इसको लंबा खींच रहे हैं। इसको हम एक एक करके छोटी छोटी बातें इसकी सीख रहे हैं, तो आप भी ध्यान से इसको समझने की कोशिश करना। यहाँ पे हमने प्लेटों की चर्चा की। उन प्लेटों में हमने यहाँ पे प्रशांत प्लेट, पैसिफिक प्लेट की बात की है। हमने उत्तरी अमेरिकन प्लेट, दक्षिण अमेरिकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट और अफ्रीकन प्लेट की चर्चा कर ली है। अब जो मुख्य प्लेट है अपनी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, उसकी भी बात कर लेते हैं। जो 6 नंबर पे प्लेट है वो कौन सी है? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ऑस्ट्रेलियन प्लेट यहाँ पे देखें तो विश्व के मानचित्र में इस प्लेट का जो हिस्सा है वो यहाँ पे भारत के भाग में अगर हम देखें तो यहाँ पर ये वाला क्षेत्र है, ये तो यूरेशियन प्लेट का भाग था। यहाँ से ये वाला भाग है वो तो यूरेशियन प्लेट का भाग है, और यहाँ पर अफ्रीकन प्लेट हो गई, यहाँ पर अंटार्कटिका प्लेट, यहाँ वाली ऑस्ट्रेलियन प्लेट। तो बचा कौन सा हिस्सा? इस प्लेट में कौन सा हिस्सा आता है? यहाँ पे देखें तो ये वाला जो भाग है, इस भाग में इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। ठीक है, इस भाग में क्या है? इंडो ऑस्ट्रेलियन, जिसके अंदर यहाँ पे भारत की स्थिति भी है। ये भारत वाला क्षेत्र है। यहाँ पे हिंद महासागर वाला क्षेत्र है, इसी में आता है। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है ये भी इसमें आता है। ये कौन सा महाद्वीप है? ऑस्ट्रेलिया। यहाँ अपना भारत देश है, और यहाँ पे जो हिंद महासागर है इस हिंद महासागर का क्षेत्र भी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का ही हिस्सा है। किसका हिस्सा है? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का। 43 मिलियन वर्ष पूर्व है। 43 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, वर्ष पूर्व जब ये दो टुकड़े थे, एक तो ये वाला भारत का प्रायद्वीपीय भाग वाला और ये ऑस्ट्रेलिया वाला, ये दोनों टुकड़े जहाँ पर इसमें ये समुद्र है, इसकी तली वाले भाग में 2 टुकड़े थे। ये एक टुकड़ा इधर पूर्व में, एक पश्चिम में, दोनों आपस में इधर की ओर ही मूव कर रहे हैं। ये भी इधर ही मूव कर रहा था, ये भी इधर ही मूव कर रहा था आगे की ओर। तो दोनों आपस में मिल गए थे। कब मिले? 43 मिलियन वर्ष पूर्व। ठीक है, लेकिन 2012 के जो नवीनतम आंकड़े हैं उन आंकड़ों के अंदर यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि इसका जो पूर्वी भाग है वो यहाँ पे 5.7 सेंटीमीटर प्रति वर्ष यानी प्रति ईयर यहाँ पे मूव कर रहा है। ये जो है इसके 2 भाग हैं, एक तो पूर्वी और पश्चिमी। जो पश्चिमी भाग है ये वाला, ये तो ऑस्ट्रेलिया का पार्ट है और ये इंडिया वाला है। तो इंडिया वाला पार्ट जो प्रायद्वीपीय पठार वाला पार्ट है, ये तो किस दर से सरक रहा है? ये तो 5.7 सेंटीमीटर प्रति वर्ष, यानी एक वर्ष में 5.7 सेंटीमीटर आगे की ओर खिसक रही है प्लेट। ठीक है,
ये वाली प्लेट है, ये प्रतिवर्ष 3.6 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष खिसक रही है। ठीक है, ये प्लेट है वो 3.6 सेंटीमीटर खिसक रही है एक वर्ष में। तो दोनों में गैप आ रहा है ना, एक वर्ष में कम से कम यहाँ पे देखें तो 2.1 सेंटीमीटर का गैप आ रहा है। ठीक है, तो आगे आने वाले समय में ये कहा जा रहा है इन विज्ञानियों, भूआकृति विज्ञानियों के द्वारा, कि आगे आने वाले समय में इंडियन प्लेट और ऑस्ट्रेलियन प्लेट दोनों अलग अलग हो जाएंगी। ये कहना है कि इन दोनों प्लेटों का आगे की ओर हम देखेंगे आगे भविष्य में, तो इन प्लेटों में कई सालों के बाद में ये प्लेटें दोनों अलग अलग हो जाएंगी। अब तो ये एक है, 43 मिलियन वर्ष पहले तो ये एक हो गई थी, लेकिन अब इनमें जो मूव हो रहा है, ये संचलन की क्रिया है, वो यहाँ पे अलग अलग दर से है, इसलिए आने वाले समय में दोनों प्लेटें वापस अलग हो जाएंगी। ये बात कहने के बाद में हम कहते हैं कि ये जो प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ये वाली प्रशांत प्लेट है, यहाँ पे अंटार्कटिका प्लेट है, तीनों का यहाँ पे अभिसरण किनारा बनता है। कौन सा किनारा बनता है? अभिसरण। यहाँ पर अभिसरण किनारा बनता है, जिसको यहाँ पे कहा जाता है मैक्यूरी संधि। क्या कहते हैं इसको? मैक्यूरी संधि। ये संधियाँ ज़्यादा नहीं है, आपको ये संधियों को याद रखना है कि प्लेटों का जो अपसरण है, अभिसरण किनारा बनता है, वहाँ पे इनकी जंक्शन पॉइंट होता है, इनकी संधियाँ होती हैं जहाँ पे ये आकर के मिलती हैं। यहाँ पे मैक्यूरी के बीच में, किन प्लेटों के बीच में मैक्यूरी संधि है? तो प्रशांत या पैसिफिक प्लेट के यहाँ पर ये वाला इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ये वाला अंटार्कटिका प्लेट, इन तीनों के मध्य कौन सी संधि है? मैक्यूरी संधि है। ठीक है, यहाँ पर जो सोमाली प्लेट है, अरेबियन प्लेट है और अफ्रीकन प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट है, इनके मध्य में अफार संधि है। कौन सी संधि है? अफार। यहाँ पे देखें तो यहाँ दक्षिण अमेरिका के पास में, यहाँ पे अंटार्कटिका, प्रशांत और दक्षिण अमेरिका, इसके बीच में संधि है वो चिल्ली ट्रिपल संधि है। ठीक है, यहाँ पे अटलांटिक महासागर में उत्तरी अमेरिकन, दक्षिण अमेरिकन, यूरेशियन और अफ्रीकन के बीच में यहाँ पे 15-20 फ्रैक्चर जोन वाली संधि है। ठीक है, तो आपको इन संधियों को भी ध्यान में रखना है। अगली जो प्लेट है, मुख्य प्लेट है, बड़ी प्लेट, जो कि अंटार्कटिका प्लेट है। यहाँ पर अंटार्कटिका जो प्लेट है, ये जो दक्षिणी ध्रुव है उसके परिधीय भाग में मानी जाती है। ठीक है, लेकिन इसके बारे में अभी तक संपूर्ण जानकारी नहीं प्राप्त हो पाई है। इसके बाद में हम देखते हैं छोटी प्लेटें। ये तो क्या थी? मुख्य प्लेटें थी, वृहद प्लेटें थी, जो कि 7 प्लेटें हैं। लोपिकों ने इसको 6 माना, लेकिन आगे चल कर के भूविज्ञानियों ने इसको 7 मान लिया है। ठीक है, अब जो लघु प्लेटें हैं उनकी चर्चा करते हैं। लघु प्लेटें, सबसे पहले तो हमें मानचित्र में इन प्लेटों को देखना है कि कौन सी प्लेट कहाँ, फिर इनके हमें नाम याद करने हैं कि कौन सा नाम कहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पे हम पूरे विश्व के संदर्भ में लेते हैं। पूरे विश्व के संदर्भ में लें यहाँ पे हम इन छोटी प्लेटों को देखेंगे इस मानचित्र में, तो हमें सभी छोटी प्लेटों के बारे में पता चलेगा। ठीक है, देखो लघु प्लेटें 20 हैं। कितनी प्लेटें हैं? 20। लोपिकोन ने इसको कितना माना था? 20 माना था। बड़ी प्लेटें कितनी मानी हुई है? 7। छोटी प्लेटें कितनी है? 20 है। ठीक है,
यहाँ पे हमने 3 प्लेटें देखी थी, यहाँ पे हमने 3 प्लेटें देखी। उन प्लेटों की क्या नाम है? यहाँ पर 3 प्लेटें देखी, यहाँ नंबरिंग डालते हैं। ठीक है, 2 नंबर पे ये वाली प्लेट, 3 नंबर पे ये वाली प्लेट। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे देखा एक प्लेट ये है, एक प्लेट यहाँ पर है, एक प्लेट ये है, इधर वाली ये प्लेट है, यहाँ पे स्कोशिया वाली फॉकलैंड है, ये द्वीप समूह है, फॉकलैंड द्वीप है। यहाँ पे एक प्लेट ये वाली है। यहाँ पर देखें तो इसके यहाँ पर ये प्लेट है, ये वाली प्लेट है, ये वाली प्लेट, ये वाली प्लेट, मेडागास्कर द्वीप है यहाँ पे, तो इसकी ये प्लेट है। फिर यहाँ पे एक प्लेट, 2 प्लेट, 3 प्लेट और 4 प्लेट है। फिर यहाँ पर ये वाली प्लेट है, इधर है एक प्लेट, एक ये प्लेट। यहाँ पे आपको इन प्लेटों को लिखना है कि कौन सी प्लेट कहाँ पर है। आप इसको नोटबुक में साथ साथ नोट कर लेना। यह वाली है एक्सप्लोरर, एक्सप्लोरर। ठीक है, ये वाली है यहाँ पे जुआन डे फूका, जुआन डे फूका। और ये है गार्डो प्लेट, गार्डो प्लेट। ठीक है, ये तीनों पार्ट किसके हैं? यहाँ पे फेरोलिन प्लेट के, फेरोलिन प्लेट के छोटे छोटे भाग हैं। ठीक है, यहाँ पर ये जो प्लेट है यहाँ पे, और यहाँ पे प्लेट है एक ये है, इसको तो कहते हैं कोकोस, कोकोस प्लेट। एक ये प्लेट है 4 नंबर पे, इसको लगा लो। 5 पे ये वाली रिबेरो, रिबेरो। इस प्लेट को यहाँ पे कहते हैं नजका, क्या कहते हैं? नजका। इस प्लेट को कहते हैं यहाँ पे स्कोशिया, स्कोशिया। इसको कहते हैं कैरिबियन या एंटिलीज, एंटिलीज प्लेट। ये 5 नंबर पर, ये 6 नंबर, ये 7 नंबर, यहाँ पे 8 नंबर। ठीक है, इधर आते हैं। ये वाली प्लेट है 9 नंबर पर, इसको यहाँ पे कहते हैं नूबियन प्लेट, नूबियन। ये वाली है सोमाली प्लेट, इसको कहते हैं मालागासी, मालागासी या मेडागास्कर, या मेडागास्कर प्लेट। यहाँ पे सोमाली प्लेट है, यहाँ पे मालागासी या मेडागास्कर। ये 10 नंबर, ये 11 नंबर और ये 12 नंबर। इसको कहते हैं सेशल्स या सेचलेज, सेचलेज प्लेट। ये वाली अरेबियन प्लेट, अरेबियन प्लेट। यहाँ पर ये 13 नंबर हो गई, यहाँ ये 14, 15, 16 और 17 यहाँ पे लिख देते हैं इनको नंबरिंग डाल के। यहाँ पे 14 नंबर पे न्यू हाइब्रिड, न्यू हाइब्रिड प्लेट। 15 पे यहाँ पर ये वाली प्लेट है वो कॉनवे रीफ है,
कॉनवे रीव। और जो ये 16 नंबर पर है ये फुटूना प्लेट है, फुटूना, ठीक है। 17 नंबर पे है, 17 नंबर पर उसको कहते हैं बाल्टीमोर, बाल्टीमोर प्लेट। 18 नंबर, 19 नंबर और 20 नंबर, ये हो गई आपकी 18 नंबर, ये हो गई आपकी 19 नंबर, ये वाली हो गई आपकी 20 नंबर, ठीक है। 18 नंबर की प्लेट जो है इसको कहते हैं जापान प्लेट, जापान प्लेट। और 19 नंबर पे जो प्लेट है उसको कहते हैं फिलीपींस प्लेट, फिलीपींस प्लेट। और 20 नंबर पे है इसको कहते हैं कोरोना प्लेट, जो पापुआ न्यू गिनी जो इंडोनेशिया का द्वीप है, कोरोना वाला, कोरोना प्लेट। ये 20 प्लेटें हैं लघु प्लेटें। हमने 20 प्लेटों की बात की है। सबसे पहले यहाँ पे एक्सप्लोरर है, इसके बाद में जुआन डे फुका है, यहाँ गार्डो है। फिर हमने 4 नंबर पे हमने बात की कोकोस प्लेट की, फिर रिबेरो प्लेट है, फिर नजका प्लेट है, फिर कैरेबियन या एंटीलीज प्लेट है, स्कोशिया प्लेट है, नूबियन प्लेट है, सोमाली प्लेट है, सेशल्स या सेशलीज प्लेट है, अरेबियन प्लेट और मेडागास्कर या मालागासी प्लेट है, न्यू हाइब्रिड है, कॉनवे रीव है, फुटूना प्लेट है, बाल्टीमोर प्लेट है, जापान प्लेट और जो फिलीपींस वाली प्लेट है कोरोना प्लेट है। इन प्लेटों को सबको मिलाकर के कुल लघु प्लेटें हैं वो 20 प्लेटें हैं, ठीक है। कुछ सूक्ष्म प्लेटें भी हैं। सूक्ष्म प्लेटों के अंदर हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ बर्मी प्लेट है, यहाँ पे एक प्लेट है बर्मी, म्यांमार वाली, इसको हम बर्मी प्लेट या म्यांमार प्लेट बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये छोटी छोटी प्लेटें होती हैं वो सूक्ष्म प्लेटों में आ जाती हैं, ठीक है। सूक्ष्म का इतना ज़्यादा ध्यान नहीं रखना, अपने को रखना है मुख्य लघु जो वृहद प्लेटें हैं और लघु प्लेटें हैं, उनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। मुख्य प्लेटें कौन कौन सी हैं? 7। एक तो यहाँ पे प्रशांत प्लेट हो गई, उत्तरी अमेरिकन प्लेट हो गई, दक्षिण अमेरिकन प्लेट हो गई, यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, अंटार्कटिका प्लेट। ये तो 7 मुख्य प्लेटें हो गई। और लघु प्लेटें हैं जो 20 हैं, वो कौन कौन सी हो गई? वापस रिपीट कर रहे हैं, आप भी साथ साथ में इसको दोहराना। यहाँ पे हम बात करें तो एक्सप्लोरर है, जुआन डे फुका है, गार्डो है, कोकोस है, रिबेरो है, नजका है, कैरेबियन है, स्कोशिया है, नूबियन है, सोमाली है, सेशल्स या सेचलीज है, अरेबियन है, मालागासी मेडागास्कर है, न्यू हाइब्रिड है, कॉनवे है, कॉनवे रीव, फुटूना, बाल्टीमोर, जापान, फिलीपींस, कोरोना। इतनी प्लेटों को हम क्या कहते हैं? लघु प्लेटें या लघु जो प्लेट के टुकड़े हैं, ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत के अनुसार किनारे बनते हैं। क्या बनते हैं? किनारे। किनारे 3 बनते हैं। हमने कल चर्चाएं कर ली हैं 3 किनारों की। कौन कौन से किनारे हैं? आज एक किनारे की चर्चा कर लेते हैं, फिर कल दूसरे की भी कर लेंगे। यहाँ पे 3 किनारे कौन कौन से हैं? एक तो है यहाँ पर अपसरण किनारा। कौन सा किनारा है? अपसरण किनारा। एक है यहाँ पे अभिसरण किनारा, अभिसरण किनारा। और एक है यहाँ पे संरक्षी किनारा। कौन सा है? संरक्षी किनारा। 3 किनारे बनते हैं। अपसरण का मतलब एक दूसरे से दूर जाना, अभिसरण का मतलब एक दूसरे की तरफ आना, संरक्षी का मतलब एक दूसरे के समानांतर होना, ठीक है। 3 किनारे। ये देखो अपसरण किनारा कैसे होता है। जब धरातल है, ये क्रस्ट वाला भाग है, पृथ्वी का ऊपरी भाग है जिसको हम क्रस्ट बोलते हैं, ये पृथ्वी का ऊपरी पपड़ी वाला भाग है। इसके टुकड़ों को ही हम प्लेट कहते हैं। इसके टुकड़ों को ही हम क्या कहते हैं? प्लेट कहते हैं। जब पृथ्वी के आंतरिक भाग का मैग्मा है वो आरोही क्रम में, आरोही का मतलब जान गए आप, 2 नाम आते हैं। एक तो आता है आरोही, इसको समझ लो, आरोही। एक आता है अवरोही। एक क्या आता है? अवरोही।
आरोही और अवरोही दो नाम आते हैं। आरोही का मतलब होता है जैसे दो व्यक्ति हैं, ठीक है, दो व्यक्ति हैं, एक बड़ा है और एक छोटा है, एक बड़ा और एक छोटा है, ठीक है। बड़े से छोटे की तरफ देखना या बड़े से, यूँ समझ लो आप, ये समझने की बात है, बड़े से छोटे की ओर आना, यानी बड़ा नाम कौन सा है, अवरोही, छोटा नाम कौन सा है, आरोही। दोनों को ध्यान में रखना, हमेशा याद रहेगा। बड़ा नाम कौन सा है, अवरोही नाम है, आरोही छोटा नाम है। तो बड़ा व्यक्ति अवरोही, छोटा व्यक्ति आरोही, दो व्यक्ति हैं ये तो क्या हो गया, अवरोही हो गया। बड़ा है इसलिए बड़ा नाम, छोटा है इसलिए छोटा नाम आरोही, ठीक है। दो है, यहाँ बड़ा छोटे को देख रहा है, इसका मतलब अवरोही देख रहा है, तो कर्म कौन सा हो गया, अवरोही कर्म। छोटा ऊपर की तरफ बड़े को देख रहा है, तो ये कौन सा कर्म हो गया, आरोही कर्म। यानी छोटे से बड़े की ओर जाना आरोही, बड़े से छोटे की ओर आना अवरोही, इसको ध्यान में रखना। दो बातें हैं, बड़े से छोटे की तरफ आना क्या हो गया, अवरोही, छोटे से बड़े की ओर जाना यहाँ पे आरोही। समझ गए बात। तो छोटा और बड़ा कौन है, जैसे मानो ये वाला क्षेत्र है, यहाँ से यहाँ तक का देखें तो छोटा ये वाला हो गया, यानी धरातल है, ये आसमान है, ये बड़ा हो गया। तो छोटे से बड़े की ओर जाना क्या हो गया, आरोही। नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो कौन सा क्रम है, आरोही। ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो कौन सा क्रम होगा, अवरोही। आपको संख्या दे दें कि 2, 4, 6, 8 ये दे दें, इसको कह दें कि आपको अवरोही क्रम में आपको सजाना है। तो अवरोही क्रम में क्या करोगे, 8, 6, 4, 2, बड़े से छोटे की ओर। ये कह दें कि इसमें ये 5 है, ये 7 है। अब इसको आप आरोही क्रम में सजाइए। तो आरोही में सबसे पहले क्या करोगे, 2, 4, 5, 6, 7 और 8। आप इसको आरोही क्रम में छोटे से बड़े की ओर सजा दोगे, ठीक है। तो आपको आरोही अवरोही का पता होना चाहिए, इसको ध्यान में रखना। ये बातें केवल समझाने के लिए। इसके बाद हम देखते हैं कि जो क्रस्ट वाला भाग है पृथ्वी के, इसमें जो मैग्मा है वो आरोही क्रम में जब संवहनीय धाराओं के रूप में, संवहनीय मतलब नीचे से ऊपर की ओर तरंग का चलना, ठीक है, उसको संवहनीय बोलते हैं। यहाँ पे यानी लंबवत रूप में ये मैग्मा आरोही क्रम में जब ऊपर की तरफ आता है धरातल के अंदर, ये मैग्मा आरोही क्रम में ऊपर की ओर आता है तो इसका दबाव इस क्रस्ट की चट्टान पे पड़ता है, इस पर पड़ता है। जब यहाँ पे इसका दबाव पड़ेगा तो ये चट्टान जो है ये ऊपर हो जाएगी, इसका दबाव है यहाँ पे, इससे आरोही क्रम वाले मैग्मा का क्या है यहाँ पे, प्रेशर है। जब इसकी ये जो खिंचाव वाली ये प्रोसेस है, इसको जब तक सहन कर सकती है तब तक तो ये क्रस्ट वाला भाग ऊपर खींचेगा। उसकी सीमा समाप्त हो जाएगी, उसकी सहन शक्ति कमज़ोर हो जाएगी क्रस्ट वाले क्षेत्र की, तो वो वहाँ से टूट जाएगा, उसमें क्रैक्स पड़ जाएंगे और यहाँ से टूटते ही ये जो स्थान है ये वापस अपने स्थान पर आ जाएगा। ये कहाँ आ जाएगा, अपने स्थान। ये वाला पार्ट वो भी अपने स्थान पे आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, टूटन हो गया, यहाँ पे दरार पड़ गई, ठीक है, यहाँ पे भ्रंश रेखा पड़ गई। तो यहाँ का जो मैग्मा है वो इस दरार से बाहर निकलने की कोशिश करता है। कहाँ से निकलने की कोशिश करता है, इस दरार से। ये दरार से निकलेगा तो यहाँ पे कुछ भाग है वो तो ऊपर निकल जाएगा, कुछ मैग्मा इधर चला जाएगा, कुछ मैग्मा इधर चला जाएगा। तो यहाँ पे जो किनारा बनता है दोनों तरफ जाने वाला वो बनता है अपसरण किनारा। कौन सा किनारा बनता है, अपसरण किनारे का बनता है। इस भाग में जो लावा है इस क्षेत्र में जो लावा है वो दो रूपों में निकलता है। एक तो निकलता है क्षारीय रूप में, क्षारीय यानी पतला लावा, पतला, ठीक है, जो मैग्मा है जिसको ये हम धरातल पे लावा बोलते हैं। तो यहाँ क्षारीय लावा निकलता है। एक निकलता है अम्लीय, एक कौन सा निकलता है, अम्लीय। अम्लीय निकलेगा, इसका मतलब वो गाढ़ा होगा। कैसा होगा, गाढ़ा पदार्थ होगा। तो यहाँ पर इस अपसरण यानी आरोही क्रम में चलने वाले मैग्मा के जो संवहनीय धारा के रूप में चलता है, उस आरोही क्रम में जो अपसरण किनारे का निर्माण होता है वहाँ पे मैग्मा का उत्सर्वण होता है।
उत्सरण का मतलब बाहर निकलना। विवर्तनिक का मतलब क्या है? विवर्तनिक की क्रियाएं होती क्या है? एक तो यहाँ मेघमा का उत्सरण, यहाँ पे मेघमा का क्या होता है? उत्सर्वण, ठीक है, यानी मेघमा का लंबवत रूप में बाहर निकलना, मेघमा का लंबवत रूप में बाहर निकलना, ये विवर्तनिक की क्रिया है, टेक्टोनिक ये क्रिया है, टेक्टोनिक प्रोसेस है, ठीक है। इसके अंदर ये जो मेघमा है इसके यहाँ पे बाहर निकलेगा तो कुछ स्थलाकृतियाँ बनाएगा। क्या बनाएगा? कुछ स्थलाकृतियाँ बनाएगा। यहाँ पर कुछ स्थलाकृतियाँ में क्या बनेगा? या तो पर्वत बनेगा, या पठार बनेगा, या मैदान बनेगा। तीन चीज़ें बनती हैं। क्या क्या बनेंगे? या तो पर्वत बनेंगे, या पठार बनेंगे, या मैदान बनेंगे। अगर वो क्षेत्र अगर सागरीय होगा तो वहाँ पे कटक कहलाएगा। वहाँ पे हम चर्चा करेंगे भी। अगर ये मेघमा अम्लीय है, अगर ये मेघमा अम्लीय होगा और गाढ़ा होगा तो यहाँ का जो मेघमा है यहाँ निकलते ही जम जाएगा, क्योंकि ये तो गाढ़ा है, यहाँ निकलते ही क्या हो जाएगा? जम जाएगा, ठीक है। और जैसे जैसे निकलता जाएगा यहाँ पे इसके पास में ही ये जमता चला जाएगा, ये फैलेगा नहीं, इसके पास में क्या हो जाएगा? जमता चले जाएगा और ये संरचना एक पर्वत की संरचना बन जाएगी। यहाँ पे पर्वत का निर्माण हो जाएगा, यहाँ पर किसका निर्माण हो जाएगा? पर्वत का निर्माण हो जाएगा। अगर ये मेघमा क्षारीय होगा, अगर ये मेघमा कैसा होगा? क्षारीय, यानी कम न्यून श्यानता का होगा। क्या होगा? न्यून श्यानता, इसको मापने की इकाई है। अगर ये न्यून श्यानता का होगा तो जो मेघमा धरातल के ऊपर निकल रहा है वो मेघमा यहाँ जमने की बजाय क्या होगा? यहाँ से फैलेगा, निकलेगा और बह जाएगा, इधर बह जाएगा। धीरे धीरे ये इसकी तरफ बह जाएगा और यहाँ पे एक ढेर का निर्माण कर लेगा। अगर ये धरातल से कुछ ऊंचा हो जाए, ऐसे कुछ ऊंचा हो जाए जम जम के यहाँ पे, तो उसको तो कहते हैं लावा ट्रैप, लावा ट्रैप यानी पठार। अगर ये फैल जाएगा अवतलाकार आकृति में, किस आकृति में? अवतलाकार, अवतलाकार आकृति में फैल जाएगा तो यहाँ पे इसको मैदान का रूप दे देंगे। इसको क्या कहेंगे हम? लावा निर्मित मैदान, ठीक है। तो यहाँ पे अवतलाकार और उत्तल दो श्रेणियाँ होती हैं। यहाँ पे एक तो अवतलाकार होता है, एक उत्तल होता है। उत्तल तो होता है ये आकृति, उल्टा कटोरा, उल्टे कटोरे की आकृति होती है, वो तो कैसी होती है? उत्तल। और जो ऐसी आकृति होती है बेसिनुमा, इसको बोलते हैं अवतल। यह तो आकृति कैसी है? अवतलाकार। और ये कैसी आकृति है? उत्तलाकार, उत्तल की, ठीक है। यहाँ पर जो पठार मैदान बनता है वो अवतलाकार आकृति से बनता है। जो पर्वत बना था अम्लीय गाढ़ा लावा से वो यहाँ पे उत्तल आकृति में बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो अपसरण किनारा है वहाँ पे क्या क्या, यहाँ भूकंप भी आ सकते हैं, यहाँ पे ज्वालामुखी भी आ सकते हैं। देखो भूकंप कैसे आ सकते हैं? जब ये क्रस्ट भाग टूटता है तो क्रस्ट भाग जब टूट के वापस अपने स्थान पे आता है तो यहाँ पे ये पूरी इसकी क्रस्ट वाली प्लेट है वो हिलेगी, हिलेगी मतलब धरातल हिलेगा, तो यहाँ पे कंपन होगा। और कंपन होगा तो क्या आता है? भूकंप आता है। क्या आता है? भूकंप। और अगर इसके अंदर जो मेघमा है ये भ्रंश रेखा से इतना प्रेशर हो जाए, जैसे मानो ये दरार है, ये दरार काफ़ी समय से ऐसे धीमी गति से मेघमा निकलता है और इसकी नली में यहाँ पे जम जाता है, इसकी नली को बंद कर देता है और ठंडा हो जाता है। अब इस संवहनीय धाराओं के द्वारा इस मेघमा का जो प्रेशर है वो यहाँ पे लगेगा। क्या लगेगा? प्रेशर लगेगा। कुछ समय बाद में इतना प्रेशर हो जाएगा कि ये इस डाट को, इस ठंडे हुए मेघमा की डाट को यहाँ तोड़ करके और इतना ऊंचाई तक फेंक देगा इस मेघमा को एक साथ में कि ये बादलों में यहाँ पे बिखरता हुआ नजर आएगा। ये आकृति किसकी कहलाती है? यहाँ पे ज्वालामुखी की। ये मेघमा अधिक ऊंचाई तक यहाँ पे उछाल दिया जाता है, वहाँ पर ज्वालामुखी निर्मित होती है, ठीक है। लेकिन यह भी दो तरीके का होता है, एक तो विस्फोटककारी होता है, एक अविस्फोटककारी होता है। दो क्रियाएं होती हैं। अगर मेघमा गाढ़ा है, अगर मेघमा अम्लीय होगा
तो वो मैग्मा ज्वालामुखी विस्फोटककारी होती है, क्योंकि वो तो गाढ़ा है, वो तो अधिक ऊंचाई तक उछलेगा। एक क्षारीय मैग्मा जो होता है वो पतला होता है, पतला होगा तो वो यहाँ निकलते ही फैल जाएगा, वो अविस्फोटककारी होता है। वो क्या होता है? अविस्फोटककारी। तो यहाँ पे ज्वालामुखी है उसका भी निर्माण होता है कहाँ पर? अपसरण किनारे पे। जहाँ अपसरण किनारा होता है वहाँ पर ज्वालामुखी द्वारा हमेशा पतला लावा ही निकाला जाता है। यहाँ पे पतला लावा ही निकलता है अधिकांशतः। भूकंप आते हैं, पतला लावा यानी अविस्फोटककारी जो ज्वालामुखी है वो अपसरण किनारे पे आती है। ध्यान देना, इस बात को हम ज्वालामुखी के टॉपिक में भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप इसको समझ लो कि जहाँ पे अपसरण किनारा बनता है वहाँ जो ज्वालामुखी आती है वो ज्वालामुखी पतला लावा की होती है। पतला लावा होने के कारण वो अविस्फोटककारी ज्वालामुखी होती है। ठीक है। तीसरी क्रिया ये है कि जब दो टुकड़े हैं, मान लो यहाँ पे ये क्रस्ट वाला भाग है, इसके दो टुकड़े हैं। कितने हैं? दो टुकड़े, यानी यहाँ पे भ्रंश रेखा है और यहाँ पर भी भ्रंश रेखा है। यहाँ ये वाला क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र इसका ये आरोही क्रम में मैग्मा धरातल तक आ रहा है। ठीक है। ये अपसरण किनारा बन रहा है, यहाँ पे क्या बन रहा है? अपसरण किनारा बन रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे भ्रंश रेखा है और ये भ्रंश रेखा है। जब ये मैग्मा नीचे जाएगा इधर वाले मैग्मा से टकराकर, ठीक है, तो नीचे जाएगा तो ये बीच वाला पार्ट है, इस पार्ट का अवपात हो जाता है। क्या हो जाता है? अवपात यानी डाउन। ये जो पार्ट है ये नीचे धंस जाता है। ये पार्ट कितना आ जाएगा? जैसे यहाँ पर आ जाएगा। तो ये क्रिया भी हो सकती है अपसरण किनारे पे। अपसरण किनारे पर यह क्रिया भी होती है, यानी भ्रंश रेखा के कारण उस प्लेट के टुकड़े का नीचे की तरफ यानी एक खंड का नीचे की तरफ अपात हो जाना यानी डाउन थ्रोन हो जाना। ठीक है। तो यहाँ पर इस टुकड़े का नीचे की ओर धंसना यानी अपात वाली क्रिया भी इस अपसरण किनारे पे बनती है। तो तीन बातें हो गई यहाँ पे। हमने इसके अंदर तीन बातें कौन सी होती हैं? एक तो यहाँ पे भूकंप ज्वालामुखी आते हैं। ठीक है। ज्वालामुखी आती है, वो भी कैसी आती है? अविस्फोटकारी आती है। तीसरी बात है भ्रंशन क्रिया के कारण कभी कभी एक खंड का अवपात भी हो जाता है। ठीक है। इन चीज़ों के बाद में हम बात करेंगे इसी अभिसरण किनारे की, और अभिसरण किनारे की बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।